हेलो फ्रेंड्स। तो आप सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केम्बासिस में। तो मैं इस लेक्चर में बात करने वाला हूँ साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल का दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्फॉर्मेशन के बारे में। एक जिसका नाम है चेयर कॉन्फॉर्मेशन और दूसरा जिसका नाम है बोट कॉन्फॉर्मेशन। तो चलिए समझते हैं कि ये चेयर कॉन्फॉर्मेशन और ये बोट कॉन्फॉर्मेशन आखिर क्या है और इसमें क्या बेसिक डिफरेंस है। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये भी मैं बता देता हूँ कि मैं अपने इससे पहले वाले जो लेक्चर है उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस किए थे दूसरे साइक्लो एल्केन्स के बारे में, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन। ये तीन साइक्लो एल्केन के बारे में डिटेल में डिस्कशन किए थे लास्ट लेक्चर में। वहाँ पे मैंने ये डिस्कस किया था कि ये सब साइक्लो एल्केन के अंदर किसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, कौन सबसे ज़्यादा लेस स्टेबल है और क्यों लेस स्टेबल है। और इसके साथ साथ मैंने ये भी डिस्कस किया था कि एंगल स्ट्रेन और टॉर्शनल स्ट्रेन ये आखिर क्या है और इसका इस तरह का जो साइक्लो एल्केन है इसका स्टेबिलिटी डिटरमाइन करने में इसका भूमिका कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिए। वो वीडियो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में बनाया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे हिंदी में भी डब करूं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए ये लेक्चर को शुरू करते हैं। तो ये जो साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल है उसको हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल रिप्रेजेंटेशन है साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल ड्रॉ करने का। तो आप देख सकते हैं हेक्सेन हम लोग इसीलिए कहते हैं कि ये टोटल 6 कार्बन से बना हुआ है। और साइक्लो ये जो वर्ड हम लोग प्रेफिक्स में डालते हैं इसलिए डालते हैं कि ये साइक्लिक एल्केन है, इसलिए साइक्लो। तो इसका मेनली दो तरह का कॉन्फॉर्मेशन है। एक का नाम है चेयर फॉर्म और दूसरे का नाम है बोट फॉर्म। तो ये जो नोमेनक्लेचर है चेयर या बोट, ये बहुत ही इसका रीज़न बहुत सिंपल है। इसका रीज़न ये है कि अगर हम लोग इस तरह का जो कॉन्फॉर्मेशन को ड्रॉ करते हैं तो देखेंगे कि जो चेयर फॉर्म है वो चेयर की तरह दिखता है और जो बोट फॉर्म है वो बोट की तरह दिखता है। तो ये इस सिंपल लॉजिक के आधार पे ये नाम रखा गया है चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म। तो चलिए देखते हैं कि ये चेयर फॉर्म आखिर क्या है। तो पहले ही आपको बता देते हैं कि ये जो चेयर फॉर्म होता है और ये बोट फॉर्म होता है इसमें से चेयर फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है बोट फॉर्म के मुकाबले। तो क्यों चेयर फॉर्म बोट फॉर्म के मुकाबले ज़्यादा स्टेबल है और ये चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म आखिर में कैसा दिखता है ये समझने का कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हो गया जो चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो देखिए किस तरह से इसको ड्रॉ किया गया है। ये बिल्कुल एक चेयर की तरह दिख रहा है। यहाँ पे आप अपना सर रख सकते हैं इस तरह से, अगर इसको आप चेयर की तरह माने तो, और इसमें इस तरफ आप अपना पैर रख सकते हैं। तो ये चेयर की तरह दिखते हैं ये जो कॉन्फॉर्मर, इसीलिए इसको चेयर फॉर्म कहा जाता है। और ये हाइड्रोजन्स भी दिखाया गया है इसके साथ साथ, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है C6H12 है। इसका जो फॉर्मूला है C6H12 है। तो टोटल 12 हाइड्रोजन्स को दिखाया गया है, उसके साथ साथ टोटल 6 कार्बन है जिसको कहा जाता है चेयर फॉर्म। तो अगर मान लीजिए कि आप इस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं तो ये जो चेयर फॉर्म है इसका एक न्यूमैन प्रोजेक्शन हम लोग ड्रॉ करना चाहते हैं। ये न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या है और कैसे इसको ड्रॉ करते हैं इसके बारे में भी मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल डिस्कशन किए हैं। आप लोग अगर उसे समझना चाहते हैं तो मेरे पुराने लेक्चर में जाइए, वहाँ पे आप लोगों को उसके बारे में पूरा डिटेल पता चल जाएगा। वो भी जो लेक्चर है मैंने इंग्लिश में दिया है। अगर आप लोग उसका भी हिंदी वर्जन चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर उसको हिंदी में भी डब करके आप लोगों को करूँगा। तो अगर आप इस डायरेक्शन में देखेंगे, आपका नज़रे यहाँ पे होगा, तो ये हो गया हमारा फ्रंट कार्बन और ये हो गया हमारा रेयर कार्बन। तो ये जो न्यूमैन प्रोजेक्शन हम लोग जैसे ड्रॉ करते हैं तो हमारे आँखों के सामने जो है ये फ्रंट कार्बन है और ये जो स्फीयर है उसके पीछे है रेयर कार्बन, और उसके साथ ये कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन अटैच है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ पे दूसरा कार्बन अटैच है, जैसे हम लोग इस तरह से ड्रॉ किए हैं।
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो ये जो न्यूमैन प्रोजेक्शन है, इसको अगर हम लोग ठीक से ड्रॉ करेंगे, ये पूरा न्यूमैन प्रोजेक्शन हम लोगों ने ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हाइड्रोजन एटम्स है वो एक दूसरे के साथ काफ़ी सेपरेटेड फॉर्म में है, और इस तरह का जो कॉन्फॉर्मेशन है इसे स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन कहते हैं, जहाँ पे ये जो हाइड्रोजन एटम है इस एक हाइड्रोजन के बीच में ये जो दूरी या डिस्टेंस है ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। इसीलिए ये जो दो हाइड्रोजन है एक दूसरे के साथ कोई रिपल्सिव फोर्स एक्ट नहीं करता, इसीलिए ये जो कॉन्फॉर्मेशन है ये काफ़ी स्टेबल है, क्योंकि इसके बीच में कोई भी टॉर्शनल स्ट्रेन नहीं है। बेसिकली टॉर्शनल स्ट्रेन तभी होता है जब इस तरह का जो दो हाइड्रोजन या कोई दो मॉलिक्यूल बहुत पास पास आ जाता है, जब एक दूसरे का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है एक दूसरे के साथ रिपल्शन होने लगता है, जब दो मॉलिक्यूल से एटम बहुत पास पास आ जाता है, तो उस तरह का जो स्ट्रेन जब पैदा होता है तब उसे टॉर्शनल स्ट्रेन कहा जाता है। लेकिन ये जो कॉन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन एटम है ये एक दूसरे के साथ काफ़ी सेपरेटेड है, इसीलिए यहाँ पे टॉर्शनल स्ट्रेन कुछ है नहीं, तो इसीलिए ये बहुत स्टेबल है। इसीलिए जो चेयर फॉर्म है काफ़ी स्टेबल होता है। और अगर आप देखेंगे इसका जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री है। तो एक sp3 जो हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जो होता है उसका जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए बेसिकली 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये जो बॉन्ड एंगल साइक्लोहेक्सेन में चेयर फॉर्म में है वो ऑलमोस्ट इसके समान है। एक आइडियल sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में ये कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होना चाहिए उसके हिसाब से ही ये बॉन्ड एंगल है, तो कोई भी एंगल स्ट्रेन भी इसके अंदर नहीं है। तो ये जो कोई भी एंगल स्ट्रेन ना होने के वजह से और कोई भी टॉर्शनल स्ट्रेन ना होने के वजह से ये जो चेयर फॉर्म है ये काफ़ी स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन है साइक्लोहेक्सेन के। तो अभी चलिए समझते हैं कि ये बोट फॉर्म आखिर में क्या है और क्यों इसका एनर्जी चेयर फॉर्म से ज़्यादा है, ये समझने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म एक दूसरे में ट्रांजिशन होता रहता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये है बोट फॉर्म, तो ये देख के आप समझ सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है एक बोट के जैसा है, एक नाव के जैसा है, इसीलिए इसको बोट फॉर्म कहा जाता है। ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है। तो अगर इसका भी आप न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ से देखेंगे तो ये हो गया आपका फ्रंट कार्बन और ये हो गया आपका रेयर कार्बन। तो आप देखेंगे कि ये जो हाइड्रोजन एटम है, ये जो हाइड्रोजन एटम है या ये वाला जो दो हाइड्रोजन एटम है ये एक दूसरे के साथ बेसिकली एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन में है। मतलब ये जो दो हाइड्रोजन है या फिर ये जो दो हाइड्रोजन है ये बहुत पास पास है, इसलिए ये जो दो हाइड्रोजन एटम है एक दूसरे के साथ एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स महसूस करता है, जिसको हम लोग कहते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन। तो इस टॉर्शनल स्ट्रेन के वजह से ये बोट फॉर्म का एनर्जी चेयर फॉर्म से काफ़ी ज़्यादा रहता है। इसीलिए ये जो आप इक्विलिब्रियम देख रहे हैं ना, ये जो इक्विलिब्रियम का जो पोजीशन है ये चेयर फॉर्म के तरफ ज़्यादा है, ज़्यादा इंक्लाइंड है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बोट फॉर्म होता ही नहीं है, थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम इज टिल्टेड टुवर्ड द चेयर conformation because of that torsional strain that is present in boat form। दोस्तों टॉर्शनल स्ट्रेन के अलावा भी बोट फॉर्म में और एक तरह का इंटरेक्शन मौजूद होता है जो कि इस बोट फॉर्म का कॉन्फॉर्मेशन का स्टेबिलिटी को भी और डिक्रीज कर देता है। तो चलिए समझते हैं कि ये इंटरेक्शन या फिर ये क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो चेयर फॉर्म, तो ये जो C1 या फिर कह सकते हैं कार्बन 1 के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड है और C4 या फिर कार्बन 4 के साथ जो हाइड्रोजन एटम है ये एक दूसरे के बहुत पास पास है। यहाँ से आप लोगों को उतना बढ़िया से पता नहीं चलता, लेकिन अगर आप साइक्लोहेक्सेन का बोट फॉर्म का एक मॉडल बनाएंगे, बॉल एंड स्टिक मॉडल इस तरह का मिलता है, अगर आप उसको लेके देखेंगे तो ये ख्याल करेंगे कि ये जो दो हाइड्रोजन एटम है ये एक दूसरे के बहुत पास आ जाता है और इसीलिए एक दूसरे के साथ एक तरह का रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होता है, जिसको हम लोग फ्लैग पोल इंटरेक्शन भी कहते हैं। इस तरह का जो रिपल्सिव फोर्स है,
तो उसको फ्लैग पोल इंटरेक्शन कहते हैं। तो ये फ्लैग पोल इंटरेक्शन के वजह से भी ये जो बोट फॉर्म होता है साइक्लोहेक्सेन का, उसका एनर्जी चेयर फॉर्म से काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो बेसिकली बोट फॉर्म में दो तरह का रिपल्सिव इंटरेक्शन मौजूद है। एक तो टॉर्शनल स्ट्रेन, जो कि इसका इनहेरेंट जियोमेट्री के वजह से टॉर्शनल स्ट्रेन होता है, और दूसरा फ्लैग पोल इंटरेक्शन, जो कि ये दो हाइड्रोजन के बीच में ऑपरेट होता है। तो ये दोनों इंटरेक्शन मिलके ये बोट फॉर्म का स्टेबिलिटी काफ़ी कम कर देता है चेयर फॉर्म के मुकाबले। तो दोस्तों कभी कभी ये जो बोट फॉर्म है ये थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल है। ये फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है? क्योंकि ये बोट फॉर्म में आप लोगों को मैंने बताया कि ये फ्लैग पोल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये फ्लैग पोल इंटरेक्शन को थोड़ा कम करने के लिए ये जो बोट होता है ये थोड़ा ट्विस्टेड हो जाता है। तो अगर ये बोट थोड़ा ट्विस्टेड हो जाता है इस तरह का ट्विस्टेड फॉर्म में, तो यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन रहेगा, जो C1 और C4 के बीच में जो दो हाइड्रोजन रहेगा, उसके बीच में थोड़ा डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इसके वजह से ये जो फ्लैग पोल इंटरेक्शन जो है वो थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो ट्विस्टेड फॉर्म ऑफ दैट बोट फॉर्म, दैट इज कॉल्ड द ट्विस्टेड फॉर्म, ये थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है। तो इसीलिए ये जो बोट फॉर्म है साइक्लोहेक्सेन का, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और वो मोस्ट ऑफ द टाइम ट्विस्टेड फॉर्म में ही रहना पसंद करता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लैग पोल इंटरेक्शन कम होता है। तो इसीलिए लिखा गया है कि दैट बोट कॉन्फॉर्मेशन इज मोर फ्लेक्सिबल दैन द चेयर कॉन्फॉर्मेशन बिकॉज देयर इज लेस फ्लैग पोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो अभी हम लोग ये जो साइक्लोहेक्सेन है इसका थोड़ा एनर्जी डायग्राम, इसका डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशन का कैसा रहता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। वाई एक्सिस में पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉ किया गया है और एक्स एक्सिस में डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशन को दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है उसमें चेयर फॉर्म जो होता है उसका एनर्जी सबसे मिनिमम है, और आप देख सकते हैं ये बोट फॉर्म का एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, और ये ट्विस्टेड बोट जो होता है, ये जो ट्विस्टेड बोट, उसका एनर्जी बोट फॉर्म से थोड़ा बहुत ज़्यादा कम होता है। इसीलिए क्योंकि ये जो ट्विस्टेड बोट होता है उसमें फ्लैग पोल इंटरेक्शन थोड़ा बहुत कम रहता है, इसीलिए ट्विस्टेड बोट का एनर्जी बोट फॉर्म से थोड़ा कम रहता है। तो ये हो गया इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। तो अगर आप देखेंगे कि चेयर फॉर्म को अगर बोट फॉर्म में कन्वर्ट होना है, एक दूसरे में अगर कन्वर्ट होना है, तो जो ट्रांजिशन बैरियर है उसका एनर्जी है 45.2 किलोजूल पर मोल। तो ये जो ट्रांजिशन बैरियर है ये उतना ज़्यादा नहीं है रूम टेम्परेचर में। तो रूम टेम्परेचर में ये सब मॉलिक्यूल जब आपस में कोलाइड होता है तो उस कॉलिशन से जो एनर्जी मिलता है रूम टेम्परेचर में वो काफ़ी होता है कि ये ट्रांजिशन एनर्जी के थ्रू से बोट फॉर्म में कन्वर्ट करे। तो इसीलिए रूम टेम्परेचर में अगर हम लोग साइक्लोहेक्सेन के कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि इसमें चेयर फॉर्म भी मौजूद है और बोट फॉर्म दोनों ही मौजूद है, और ये एक दूसरे के साथ इन इक्विलिब्रिएशन है। लेकिन फ़र्क ये है कि हम लोग बताए कि चेयर फॉर्म में टॉर्शनल स्ट्रेन या एंगल स्ट्रेन कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए ये चेयर फॉर्म काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। तो एट एनी सर्टेन टाइम अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो मोस्ट ऑफ द कॉन्फॉर्मेशन, दैट इज ऑलमोस्ट 99% ऑफ द कॉन्फॉर्मर विल बी इन द चेयर कॉन्फॉर्मेशन एंड ओनली 1% ऑफ द कॉन्फॉर्मर विल बी इन बोट कॉन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो इक्विलिब्रिएशन है तो ज़्यादा मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दैट इक्विलिब्रिएशन इज इंक्लाइंड towards the chair form because chair form is much more stable। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है because of the greater stability of the chair form more than 99% of the molecules are estimated to be in chair conformation at any given moment। ओके, तो अभी हम लोग ये जो साइक्लोहेक्सेन है इसमें दो तरह का हाइड्रोजन होता है। तो ये दो तरह का हाइड्रोजन आखिर क्या है ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे दो तरह का हाइड्रोजन लिखा है, एक्सियल हाइड्रोजन और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। तो ये जो पिंक कलर का हाइड्रोजन आपको हाईलाइटेड दिख रहा है उसको कहा जाता है एक्सियल हाइड्रोजन,
और ये जो ब्लैक कलर का हाइड्रोजन है उसे कहा जाता है इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये जो चेयर फॉर्म है, ये चेयर फॉर्म भी कभी कभी क्या होता है, अगर आप देख सकते हैं ये चेयर फॉर्म का ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 कभी कभी फ्लिप हो जाता है, तो कार्बन 1 नीचे चला जाता है और कार्बन 4 ऊपर आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बन 4 ऊपर आ गया और कार्बन 1 नीचे आ गया। तो इस तरह का जो फेनोमेनन है उसको रिंग फ्लिपिंग कहा जाता है। तो ये रिंग फ्लिपिंग में चेयर फॉर्म में ही रहता है, उसका कॉन्फॉर्मेशन में या फिर एनर्जी में कुछ चेंज नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि जो एक्सियल हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पिंक कलर का जो एक्सियल हाइड्रोजन है आफ्टर रिंग फ्लिप, वो सब इक्वेटोरियल हाइड्रोजन में कन्वर्टेड हो जाता है ड्यूरिंग दैट रिंग फ्लिप प्रोसेस। ओके, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम लोग साइक्लोहेक्सेन के डिफरेंट सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे इस रिंग फ्लिप में ये जो एक्सियल हाइड्रोजन इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाता है, ये जो पोर्शन है ये काफ़ी क्रूशल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो व्हेन साइक्लोहेक्सेन चेयर कॉन्फॉर्मेशन अंडरगो रिंग फ्लिप, एक्सियल हाइड्रोजन इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाता है और वाइस वर्सा। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि किसको हम लोग एक्सियल हाइड्रोजन कहेंगे। तो बेसिकली ये समझना बहुत सिंपल है। तो आप देख सकते हैं कि इसका कहते हैं वॉर्टेक्स। तो ये जो वॉर्टेक्स है साइक्लोहेक्सेन रिंग का, ये वॉर्टेक्स अगर अपवर्ड्स होता है, मतलब इसका वॉर्टेक्स ऑफ द रिंग इज अपवर्ड्स, मतलब ऊपर की तरह होता है, तो जो ऊपर की तरफ जो बॉन्ड है उसको एक्सियल कहा जाता है और दूसरे को इक्वेटोरियल। उसी तरह अगर ये जो वर्टेक्स ऑफ द रिंग है ये अगर नीचे की तरफ होता है, तो नीचे वाला जो बॉन्ड होता है उसको एक्सियल बॉन्ड कहा जाता है और दूसरे को इक्वेटोरियल कहा जाता है। तो ये जो साइक्लोहेक्सेन का ये जो चेयर फॉर्म है, ये आपको ड्राइंग प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको बार बार ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहले इस तरह का एक टिल्टेड लाइन ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद एक इस तरह का लाइन ड्रॉ कर लीजिए, फिर यहाँ से एक पैरेलल लाइन जाएगा और फिर और एक इसके पैरेलल और एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, फिर इसको ऐसे उठा दीजिए और फिर इसको इस तरह से नीचे कर दीजिए। बेसिकली ये जो दो लाइन है एक दूसरे के साथ पैरेलल होता है, ये जो दो लाइन है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल होता है, और ये जो दो लाइन होता है ये एक दूसरे के साथ पैरेलल होता है। इस तरह से ड्रॉ करता है। तो ऐसा नहीं कि आपको एकदम परफेक्ट ड्रॉ करना पड़ेगा, तो आप ऐसा बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग हाइड्रोजन का पोजीशन कैसे ड्रॉ करते हैं वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोग एक्सियल हाइड्रोजन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वॉर्टेक्स ऊपर की तरफ है, तो ये हो गया एक्सियल हाइड्रोजन और ये हो गया इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। यहाँ पे वॉर्टेक्स नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ एक्सियल हाइड्रोजन और ऊपर की तरफ इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। यहाँ पे वॉर्टेक्स ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ एक्सियल हाइड्रोजन और नीचे की तरफ इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। यहाँ पे वॉर्टेक्स नीचे की तरफ है, तो नीचे वाला एक्सियल और ऊपर वाला इक्वेटोरियल। उसी तरह यहाँ पे वॉर्टेक्स ऊपर है, तो ऊपर की तरफ एक्सियल। अभी देखिए इक्वेटोरियल हाइड्रोजन को आपको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब किस तरह से, यहाँ पे जो कार्बन एटम है उसके एक कार्बन छोड़ के, मतलब एक बॉन्ड छोड़ के दूसरे बॉन्ड के जो पैरेलल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। मान लीजिए ये जो बॉन्ड है इसके बाजू वाले जो बॉन्ड है उसके पैरेलल आपको लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा इक्वेटोरियल को दिखाने के लिए। उसी तरह अगर आप यहाँ पे वॉर्टेक्स नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ हो गया एक्सियल। अभी इक्वेटोरियल हाइड्रोजन ड्रॉ करने के लिए आपको ये बॉन्ड को छोड़ के इसके बाजू वाले जो बॉन्ड है उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग एक्सियल और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन को दिखा सकते हैं। तो ये आप घर में अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ चंद मिनटों में ही आप इसको मास्टर कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है नहीं, लेकिन ज़रूर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। यहाँ तक मैंने पूरा डिस्कस कर लिया कि साइक्लोहेक्सेन के चेयर फॉर्म और बोर्ड फॉर्म क्या है। अगर आपको कुछ पोर्शन समझने में दिक्कत हो रहा है तो मुझे ज़रूर बताइए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कॉन्फॉर्मेशन एनालिसिस ऑफ मिथाइल साइक्लोहेक्सेन,
ये एक सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन है और इस तरह का बहुत सारे 2-3 सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन का कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और कोई भी डाउट है वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और अगर आपको मेरा ये जो लेक्चर पसंद आता है तो मेरे चैनल कैम्बासिस को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।